प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने उनको सीख लिया है। वेव को भी पढ़ लिया, वेव की टाइप्स को भी पढ़ लिया, ये सब हम जानते हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। अगर वो सब कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो हम इनको ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये है कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं वो बतानी है आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था। हमने कहा था कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है और उसके साथ एक मैस एम हमने लटकाया हुआ है। अब इसी अगर मैस को हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ए पर चला जाता है। राइट, ये ओ है, ये ए पोजीशन एक्सट्रीम है। जब इसको हम वहाँ पे जाके अप्लाइड फोर्स को निगलेक्ट कर देंगे या ख़त्म कर देते हैं तो ये स्प्रिंग वापस आएगा, बट मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे हम जानते हैं कि इनर्शिया की वजह से इसने अगेन एक एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ जाना है। तो लेट ये बी पोजीशन है। हमने ये देखा था कि ये स्प्रिंग जो है अपनी वस्ती पोजीशन यानी ओ पोजीशन के गेट टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। टू मीन्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फ्रो मीन्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस तरह से ये रिपीट करता रहेगा। हमने फिर ये भी देखा था यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स प्रोड्यूस हो जाता है जब हम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। हुक्स लॉ यही हमें सिखाता था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट विद इन ए इलास्टिक लिमिट। हमने बाद में एक रिलेशन निकाल लिया था, F इज इक्वल टू के एक्स आ गया। ये तो हुक्स लॉ से हमें रिलेशन मिलता है। फिर हमने कहा था F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब दोनों फोर्स हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर लें, आपके पास एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ओवर एम इंटू एक्स। बट ये तो हुक्स लॉ है, हमने लेना था रीस्टोरिंग फोर्स को। रीस्टोरिंग फोर्स के साथ यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। अब के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है वो मैस है, मैस भी एक कांस्टेंट होता है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के आ गया। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यही इसकी हमने आंसर है, यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement। इस बात का मतलब यह है कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब यह था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन बट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन लिख ली। अगर आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो वो भी अच्छी बात है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ये हमने फार्मूला भी लिख दिया है। आप यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है जी। अब उसने कहा था कि कंडीशंस बताएं, कंडीशंस क्या है, तो यहीं पे आपको कंडीशन नजर आ जाती हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। फिर मैंने कहा था कि बॉडी मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगी क्योंकि इनर्शिया होगा। तो इसका मतलब यह है कि एस एच एम जो है ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का जो लॉ है उसको ये ओबे करेगा एस एच एम। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है
कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। देखिए आप यहाँ से इस बॉडी को लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, ये आपने अप्लाइड फोर्स लगाई थी, बट आपके मसल्स को फील हुआ था कि एक फोर्स है जो आपको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन थी। अब यहाँ पे देखिए एफ आर और एफ अप्लाइड दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसी तरह अगर आप इस जगह पे आ जाते हैं, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है बट रीस्टोरिंग फोर्स फिर किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो सेकंड कंडीशन ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तो ये भी एक कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आप ये लिख दें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन कंडीशंस आप लोगों ने लिख ली हैं। अगर आप फोर्थ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो यही हो जाएगी कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो जीरो बट मीन पोजीशन पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ तक हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जी हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। उसमें ये पूछा जा रहा है थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि ऐसी कुछ हमें एग्जांपल्स बताएं जो एसएचएम के ऊपर वर्क कर रही होती हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रही होती हैं। तो हमने तीन एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। बेसिकली नंबर 1 हमारे पास क्या था, आपने कहा था हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हम ये लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये पहली हमारे पास एक एग्जांपल आ गई एसएचएम की। सेकंड ये है कि हमने पढ़ा था बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये बाउल वही होता है जो सुबह आप चाय का प्याला पी रहे होते हैं, जो प्याला होता है उसको आप बाउल कह रहे होते हैं। और थर्ड वन हमारे पास क्या है जी, सिंपल पेंडुलम। तो ये तीन इसकी हमने एग्जांपल्स देख ली हैं। इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हमने सबसे पहले ये बताना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे याद करवाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे लिख लेता हूँ। डैम्प्ड का मतलब क्या था, डी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये डिक्रीज है। ठीक है जी। तो ये हमने लिख लिया डिक्रीज इन ए एम पी का मतलब आप यूं लिख लें कि एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। किसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये तो है आपके पास एक सादा सा कॉन्सेप्ट, बट अगर आप बुक वाले को फॉलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। द ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, बुक को फॉलो करना चाहें वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये बात तो हमें डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस, यहाँ भी लिख लें आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अपोजिंग फोर्स को हम कह रहे होते हैं। अगर आपने इसकी एप्लीकेशन बतानी है या इसकी एग्जांपल बतानी है तो वो आप लोगों को मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। हमने कहा था कि शॉक एब्जॉर्बर्स, ये इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है जी, शॉक एब्जॉर्बर यानी जो मोटरसाइकिल आप लोग चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके साथ जो शाखें लगी होती हैं वो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। वो एम्पलीट्यूड को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप जंप कोई क्रॉस करते हैं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर, तो आपका मोटर बाइक जो है वो ऑसिलेट करने लग जाती है, उसके एम्पलीट्यूड को कम करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। ये इसकी फिजिकल एप्लीकेशन है। अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा और ग्रेजुअली डिक्रीज होता होता कम होता ही जाएगा। तो इस तरह से ये इसका
आप ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही मेथड होता है। आप सबसे पहले तो अगर आपको डेफिनेशन आती है तो वो बहुत अच्छे से लिखें, अगर फार्मूला आता है तो वो भी लिखें, और उसके बाद एप्लीकेशन अगर आ गई तो एप्लीकेशन बना दे, ग्राफ बनाएंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम 4th क्वेश्चन को करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, आपको आता होगा यकीन है मुझे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इसको डीपली पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। वेव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने यही सीखा था कि वेव जो है बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है विच ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves, give example of each। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। वेव क्या था, बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, डिस्टर्बेंस in the medium which travel from one point to another point, which travel from one point to another point। तो ये तो हमारे पास वेव की एक डेफिनेशन हो गई। अब इसकी टाइप्स बतानी है आपने, तो मैं आपको कंप्लीट तो नहीं लिख के दूंगा, लेकिन आपको मैं हाँ जी, तो वेव की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। नंबर 1 हमारे पास कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी। अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखें, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, फैलने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, रिक्वायर मटेरियल मीडियम। किस लिए इनको मीडियम चाहिए होता है, फॉर देयर प्रोपिगेशन, फैलने के लिए इनको चाहिए होता है जी, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल अगर बताना चाहें, एग्जांपल आपको बताया था कि वाटर वेव्स जो हैं, यानी रिपल वेव्स, वाटर वेव्स हैं, या फिर साउंड वेव्स भी आपको बताई थी कि साउंड वेव्स भी इन दोनों की क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव जिनको फैलने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन शुड बी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ विच रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम for their propagation, इनको फैलने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आप यहाँ पे 2 या 3 लिख दें, एक्स रेज लिख दें, गैमा रेज लिख दें, उसके बाद विजिबल रेज लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, इट्स अप टू यू, विजिबल लाइट या विजिबल रीजन। तो ये तीनों इसकी क्या है, एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जी, हम लोगों ने डिफरेंस बताना है बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपने यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर डिफरेंस बताना है, एज वेल एज आप लोगों ने एग्जांपल्स को भी मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स। अब देखें, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं इसमें मटेरियल के पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इस तरह से दैट ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने हैंगर कर दिया है। अब इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली रेयर फ्रैक्शन। देखें, ये दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब वापस अगर ये आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, ठीक है जी, करीब करीब आ जाएंगे ये दोनों। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान कम हो गया है, बट ये चीज़ और सीखने लायक है, ये कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है।
ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इट मींस एक्स एक्सिस को हम कह रहे होते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द वेव इन विच मटेरियल पार्टिकल्स oscillate टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी, मोशन जो कर रहे होंगे वो पैरेलल टू द डायरेक्शन होंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, जहाँ पे ये फैले हुए होते हैं दो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसे रेयर फ्रैक्शन कह रहे होते हैं, और जहाँ पे कम होता है इसे क्या कह रहे होते हैं, कंप्रेशन कह रहे होते हैं। तो बस आप एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है व्हाट आर कंप्रेशनल वेव्स, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को आपने लिख देना। अब दूसरी तरफ है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग है, आपने इसको पकड़ना है एक जगह से, ठीक है, और इसको वर्टिकली इसको जर्क देना है, तो ये कैसे वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये इस तरह से मीन पोजीशन पे गिर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब देखें ये कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। द वेव इन विच मटेरियल पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वाई एक्सिस के अलोंग ये मूव कर जाते हैं, और वाई एक्सिस को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब मीन पोजीशन से जो अबव पार्ट है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, क्रस्ट कह रहे होते हैं, और जो बिलो पार्ट होता है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रफ कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपसे कहा जा रहा है ड्रा अ ट्रांसवर्स वेव विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। मैंने ये साइड पे इंफॉर्मेशन लिख दिया, गिवन डाटा। एम्पलीट्यूड उसने कहा है कि 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि वेव लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। नीज आप लोगों ने क्रस्ट और ट्रफ को भी लेबल करके दिखाना है। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट जो एक वेव बनाई है, ये वाली, इसे कहते हैं हम वेव लेंथ। तो इसकी वेव लेंथ कितनी होगी जी, 4 सेंटीमीटर। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका क्या होते हैं एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, बेसिकली ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। और फिर उसने कहा कि क्रस्ट और ट्रफ को भी लेबल करके दिखाएं, तो ये क्रस्ट और ट्रफ ही है बेसिकली। लेकिन द अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रस्ट कह रहे होते हैं, तो ये हमने कह दिया ये क्रस्ट है। और द बिलो पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम क्या कह रहे होते हैं जी, ट्रफ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। Draw a relationship between velocity, frequency and wavelength. Write formula relating velocity of wave to its time period and wavelength. हमने ये भी बताना है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा मुझे बॉर्डर रेज कर लेने दें। देखिए मैंने आपको बताया था कि वेव जो है बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है, वही बात आपने लिख लेनी है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which travel from one point to another point। लेकिन देखिए जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी जब, तो उसको कुछ ना कुछ उसकी कुछ ना कोई वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी होगी, उसको हम कह रहे होते हैं वेव वेलोसिटी। तो हम यूँ लिख लेते हैं v इज इक्वल टू d/t। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है बेसिकली है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, वेव लेंथ के साथ। वेव लेंथ का सैंपल जो होता है लैम्डा होता है, और इसको उल्टा बाय लिख के हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस डी को हम रिप्लेस कर देंगे विद लैम्डा ओवर टी। देखिए बच्चों हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये लैम्डा ही हो जाएगा, ओवर टी है तो ये टी ही आ जाएगा। बट ऐसा क्यों किया, देखिए हमने 3 चीज़ों के अंदर रिलेशन निकालना था, एक तो हमने स्पीड, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, अदर वन इज वेवलेंथ। तो ये देखेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही तो है, कैसे भला, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये 1/t किस चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाएगा, f के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्सेप्चुअल है, जरा इसको दोबारा सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं बड़े अच्छे से। कहा जा रहा है कि वेव्स आर द मींस ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, यानी कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं।
विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, जस्ट एनर्जी को करती हैं। इस बात को आप किसी एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करें। देखिए हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ज़रा बड़ा करके इसको दायरे को बना लेता हूँ। ये एक टब बनाया हम लोगों ने, लेट करें इसके अंदर पानी फिल किया हुआ, वाटर फिल किया हुआ। आप मिड के अंदर जो है पेंसिल की मदद से 2-3 दफ़ा इसको डिस्टर्ब करते हैं इस वाटर को। अब क्या होगा, लेट करें ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल जो है जो डिस्टर्ब हो गया। अब जब ये डिस्टर्ब हुआ है, इसकी जगह पे पेंसिल आ जाएगी। अब ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से चला जाएगा थोड़ा सा आगे, लेट ये यहाँ से इस तरफ आ गया इस जगह पे। बट देखें यहाँ पर भी तो ऑलरेडी एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा ना, तो ये उसके साथ लेट मैं यहाँ पे करके बना देता हूँ। वाटर का मॉलिक्यूल ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ था। ये वाला मॉलिक्यूल सेकंड वाले मॉलिक्यूल के साथ जाके करेगा कोलिजन, यानी उसके साथ स्ट्राइक करेगा, उसके साथ टकराएगा। जब इसके साथ ये टकराएगा, ये वाला मॉलिक्यूल तो आगे चला जाएगा, बट ये वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इस तरह से ये साबित हो गया कि फर्स्ट मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी सेकंड वाले मॉलिक्यूल को दे दी है, बट मैटर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, बट ट्रांसफर हुआ है एनर्जी। इसी बात को हम एक तरह से और समझते हैं। देखें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब इसको वर्टिकली यहाँ हम जो है ना जर्क देते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे ऊपर उठ जाएगी स्ट्रिंग। अब देखें ये जो इसके मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ये तो अपनी वस्ती पोजीशन पर रहेंगे। क्या ये वाला यहाँ पर जो मटेरियल पार्टिकल है ये एंड पे चला जाएगा? नो, ये अपनी मेन पोजीशन पर ही रहेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। बट क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आई थी एनर्जी की, इसको झरक दिया, ये वाली एनर्जी जो है ऐसे ऐसे आगे ट्रांसफर होती ही चली जाएगी। ठीक है, बट ये तो अपनी मेन पोजीशन पर ही रहेगा। इस तरह से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। आपने रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। आपने इन तीनों को डिफाइन करना है। सिंपल सी डेफिनेशंस हैं प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जब वाटर वेव्स फर्स्ट मीडियम से, यहां मैं लिख भी देता हूं, फर्स्ट मीडियम से ये जाती हैं सेकंड मीडियम में। ठीक है जी, वाटर वेव जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएंगी तो क्या होगा, ये बाउंस बैक हो जाएंगी। वाटर वेव्स क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। कहां बाउंस बैक होंगी, टू द फर्स्ट मीडियम। इस प्रोसेस को या इस फेनोमेना को हम कह रहे होते हैं ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए मैंने कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक टू फर्स्ट मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, यही सेम आप एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट मीडियम, वाटर वेव जो है फर्स्ट मीडियम से एंटर हो जाती है जी सेकंड मीडियम में। वाटर वेव्स फर्स्ट मीडियम से चली गई हैं सेकंड मीडियम में, बट उन्होंने क्या करना है, अपने असल जो ट्रैक होता है, असल जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा हट जाती हैं, उससे थोड़ा सा झुक जाती हैं। ठीक है जी, व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, दे चेंज देयर पाथ। इस अमल को हम क्या कह रहे होते हैं, रिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। जबकि हमारे पास रह गया डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन के अंदर हम देखेंगे क्या होता है, वाटर वेव जो है बेसिकली मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट हर्डल होती है, उसके अंदर जो है वाटर वेव इस शार्प एज के गिर्द क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। इस तरह से बेंड हो जाती हैं। वाटर वेव्स बेंड आर स्प्रेड अराउंड द sharp edge, this phenomena is called diffraction. Diffraction complete semicircle। इस तरह से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना फोकस करना है, क्योंकि आपके पास फार्मूला है और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। Does increasing frequency, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
आप वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, क्या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ये हमने बताना है बेसिकली। देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं, लैम्डा एफ के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आके इसने हो जाना डिवाइड, तो इट मींस आपको नेक्स्ट रिलेशन मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब ये हम लोगों ने रिलेशन बना लिया। देखिए यहाँ से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दे लेट, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा, यही रिलेशन बन गया ना। अब उसका कंडीशन देखिए, उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्या वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं तो देखिए एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन के अंदर है। सो आवर आंसर ये हो जाएगा when frequency of the wave is increased but its wavelength is decreased। अब हम लोगों ने रिव्यू क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, अब हमारा जी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, इट मींस आपके पास जो लेंथ है पेंडुलम की उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, डबल कर दिया, 2 टाइम कर दिया है, ठीक है। डबल मींस आप लोगों ने उसको 2 टाइम इंक्रीज कर दिया लेंथ को, तो हमने ये बताना कि इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये बताना है आप लोगों ने कि टाइम पीरियड के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g, और इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। देखिए आप लेंथ को चेंज करेंगे, अभी आप l नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2l लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टी प्राइम, टी प्राइम का मतलब टाइम पीरियड अब चेंज हो जाएगा। 2 पाई एल नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 2l ओवर जी। ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि उसने खुद कंडीशन दी है कि लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज कर दें, तो टी प्राइम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाल लिया, इधर लिख रहे हैं 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। बट वी नो डैट ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये टी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं टी प्राइम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, और ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, टाइम पीरियड के इक्वल है। तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिला कि अगर आप लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 स्क्वायर रूट टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए अगर आप घर की छत के ऊपर जाएं, वहाँ से कोई पत्थर वगैरह या कोई बॉल आपके पास, वो आपने नीचे फेंक दी है। अब वो बॉल जो है थोड़ी देर उछलेगी, ठीक है जी। अब ये बताना है क्या उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। आप कुछ देर के लिए सोचें, आप कहेंगे कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखें बच्चों, आपने एक सर्टेन हाइट से यहाँ से बॉल को नीचे ड्रॉप किया है, बॉल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा लेट बाउंस बैक होके, और इसी तरह ऊपर नीचे होता है यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन सोचने की बात ये है इसकी मेन पोजीशन कौन सी है, मेन पोजीशन तो ये यहाँ से आपने ड्रॉप किया, क्या उस हाइट पे जाके फिर वो ऊपर जाता है या नहीं जाता। अगर इस हाइट के गिर्द वो टू एंड फ्रो करता फिर तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती, लेकिन ये तो अभी इस तक मेन पोजीशन तक आया ही नहीं है, तो ये तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा ट्रिकी है प्यारे बच्चों। देखिए उसके अंदर कहा जा रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा है उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, कीपिंग देयर पैरामीटर्स कांस्टेंट, सॉरी विद सिंपल पेंडुलम। एक स्टूडेंट है उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर। आई डोंट नो वो ही है या शी है, ठीक है, यहाँ बुक में भी ये लिखा हुआ है ही शी यूज टू बॉब्स ऑफ डिफरेंट मास ऑफ बाय कीपिंग देयर अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट टू हिज हर astonished the time period of the pendulum did not change why। देखें क्या ये जा रहा है कि 2 सिंपल पेंडुलम है, ठीक है जी, सो एक ही सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम तो है, बट वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, उनका मैस चेंज कर रहा है, ठीक है जी। क्या चेंज कर रहा है, चेंज मैस, उसका मैस चेंज कर रहा है सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये बताना। देखिए t इज इक्वल टू क्या होता है,
2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं आपको मैथ का पैरामीटर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा जी। अब यहाँ से तो यही बात साबित होती है ना कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर रूट एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर रूट, यही बात आती है ना। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड gravitational acceleration of the pendulum and does not depend on mass, so time period of simple pendulum remains constant। अच्छा जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखिए, दो ही तो वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तब भी हमने कहा था कि ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं पेश आती, उनको प्रोपिगेट करने के लिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, ठीक है जी। हमने ये बात लिख दी है। अब एग्जाम्पल्स बतानी है तो एग्जाम्पल्स के अंदर फिर आप लोग वही काम करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है जी एक्स रेस, उसके बाद गैमा रेस कह लें, ठीक है जी, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस, जो भी आप कहना चाहें। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्लेन वेव इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज डज अकर इन द स्पीड ऑफ वेव। देखिए, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का पैरामीटर पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने वहां पे कहा था कि v इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, एफ लैम्डा होता है हमारे पास। अब इस के अंदर हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, इसको क्या करेंगे आप लोग, फ्रीक्वेंसी को आप कर देते हैं कांस्टेंट, ठीक है जी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी प्यारे बच्चों, तो फिर ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना हो गया। अब दो केस हैं, दो केस कौन से उसने कहे, उसने कहा जी एक शैलो वाटर है, ठीक है, दूसरा कौन सा वाटर है जी, डीप वाटर है। शैलो मींस जो बुलंदी पे पानी होगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर होगा, और डीप का मतलब है वो थोड़ा सा गहरा पानी होगा। अब ये बताना है कि शैलो वाटर के ऊपर क्या केस होगा वेलोसिटी का, और डीप वाटर के अंदर क्या होगा। देखिए, जब डीप होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लिखेंगे ये इन डीप वाटर velocity is directly proportional to wavelength, so if velocity increases wavelength also increases, increase कर देगा। अब शैलो वाटर है, उसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वेवलेंथ भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन सारे शॉर्ट पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।